आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मेरी पूरी तैयारी के दौरान एक ध्येय वाक्य रहा था कि मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन। जितना आपके रिसोर्सेज मिनिमम होंगे उतना बेहतर होगा, प्लस आपका रिवीजन जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है कि प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो फैक्चुअल होता है और फैक्ट एक बार में याद नहीं होते, तो रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको किस तरह से पढ़ना है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है इम्पॉर्टेंट पोर्शन, जो आपके महत्वपूर्ण पोर्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, प्रारंभिक परीक्षा के कंटेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होते हैं वो दो हिस्सों में होते हैं, 60% में होते हैं, 40% में होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें। नो डाउट तैयारी के दौरान मैंने आपको और तैयारी के लिए आपको बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं और आपको मार्गदर्शित मैं ऑनलाइन ऑफलाइन करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि एक बारी मार्गदर्शन अगर उन लोगों से मिल जाता है जो लोग वास्तव में सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं और उस मुकाम को हासिल कर चुके हैं जहां पर आप अभी पहुंचना चाहते हैं, तो उनसे कभी कभी बच्चे बोल रहे थे कि मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। तो हमारे बीच में आज अभिषेक यादव जी हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2020 के परिणाम में चयनित हुए हैं। आज वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको और ऑथेंटिसिटी के साथ में ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि अभिषेक की यहाँ पर जब से उन्होंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बोलना चाहिए दरवाजे में एंटर किया है, तब से इनका आज तक प्रीलिम्स नहीं रुका है। तो क्यों ना आप उन्हीं से सीखें आज इस वीडियो में कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले पूरे रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से मैं अभिषेक यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो यहाँ पर आए। जी मैम, आपका और पूरी रुचि धर्मन पाठशाला का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और एक अवसर दिया कि मैं बच्चों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरेक्ट कर सकूं। वैसे मैम, मेरे को अपनी तैयारी के दौरान आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है निरंतर, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और सदैव रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से भी जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगा मैम। ठीक है अभिषेक, अभी ये हो रहा है कि बच्चे जो 2023, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि मैम रिसोर्सेज क्या हो, मैम पढ़ाई कैसे करें, कैसे स्टार्टिंग करें। तो इन सब मुद्दों पर मैं ये चाहूँगी कि आज आप बच्चों को पूरा फ्री होकर, नो डाउट अभिषेक ने कहा कि हमको मार्गदर्शन प्रदान हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, हाँ मैंने मार्गदर्शन प्रदान करा, जो रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप अगर अपने तौर पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज आप विस्तृत रूप से सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चा कैसे तैयारी प्रारंभ करे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। मैम, जैसा कि आपको पता है और सबको पता है कि 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग 3 महीने हैं बच्चों के पास तैयारी करने के लिए, तो बच्चे काफ़ी भ्रमित हैं। तो इसमें आवश्यकता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो कुछ बातें हैं जो बच्चों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए तैयारी के दौरान, खासतौर पर अगर प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें। तो पहली बात तो ये है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस इज़ योर गाइड, सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि चूंकि 2019 के बाद प्रयोग कर सकते हैं, जी, जैसे जी, सिलेबस, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली, सिलेबस। तो कुछ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट आता है मैम कि आपका जो सिलेबस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है। दूसरा आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। और आपको पता है कि 2020 का जो सिलेबस है 2019 में वो चेंज हुआ था, तो अब तक 3 पेपर हो चुके हैं, 2020 के, 21 के और 22 के। ये 3 प्री के पेपर हो चुके हैं। तो जो बच्चे अभी, जी मैम थैंक यू, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं प्री की, उनको पहले बात तो सिलेबस पढ़ना चाहिए और सिलेबस को साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ना चाहिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है मैम कि आपके रिसोर्सेज जो होने चाहिए बहुत लिमिटेड होने चाहिए। आपको जैसा पता है मैम कि प्री का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। ऐसी स्थिति में यदि रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो रिवीजन करने में बहुत कठिनाई होगी। तो तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो एकदम
मिनिमम होने चाहिए, आपके मिनिमम रिसोर्सेस होना चाहिए। और चौथी बात का जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मेरी पूरी तैयारी के दौरान एक ध्येय वाक्य रहा था कि मिनिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम रिवीजन। जितना आपके रिसोर्सेस मिनिमम होंगे उतना बेहतर होगा, प्लस आपका रिवीजन जो होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसा कि सर्वविदित है कि प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो फैक्चुअल होता है और फैक्ट एक बार में याद नहीं होते, तो रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको किस तरह से पढ़ना है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो आपके महत्वपूर्ण पोर्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, प्रारंभिक परीक्षा के कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं वो दो हिस्सों में होते हैं, एक 60% में होते हैं, 40% में होते हैं। जो 60% पोर्शन होता है मैम, उसमें दो चीज़ें आती हैं प्री के हिसाब से। पहली होती है अपनी MPGK और दूसरी होती है पॉलिटी। तो MPGK और पॉलिटी का जो पोर्शन है, पॉलिटी में जब मैं बात करता हूँ तो यूनिट नंबर 6 की बात करता हूँ और साथ साथ यूनिट नंबर 10 जो कमीशन वाली भी, वो भी पॉलिटी में इंक्लूडेड होती है। तो ये पोर्शन आपका लगभग 60% पेपर का कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसके अलावा जितना पोर्शन है वो 40% है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब तैयारी स्टार्ट करें तो पहले आप इस 60% जो पोर्शन है इस पर उसको कवर करें, उस पर ध्यान दें। इसमें फ़ायदा ये होता है कि MPGK पर यदि आपका कमांड है और इफ़ इन केस पेपर कठिन आता है तो MPGK आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकता है, और साथ साथ पॉलिटी के साथ भी यही केस है। तो इंपॉर्टेंट पोर्शन को आपको कवर करना है। तो ये जो बातें हैं मैम, जनरल बातें हैं, वो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए और फिर अभी अपन आगे विस्तृत में यूनिट वाइज भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभिषेक ने यहाँ पर बोला कि इनको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि 60% जो आपका पोर्शन है वो MPGK और पॉलिटी में अगर यहाँ पर मेंशन करें तो शायद अभिषेक आप पॉलिटी में जैसे कि पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 2 यूनिट को कवर करने की बात कर रहे होंगे, शायद 10th और 6th यूनिट। ठीक है। और MPGK में जैसे कि अभिषेक आप आगे आपको और गाइड करेंगे कि 3 यूनिट हैं, 1, 3 एंड 5। तो आप ऑन एन एवरेज देखो 5 यूनिट आपकी यहीं कवर हो गई है। इस हिसाब से यहाँ पर आपका 60% सिलेबस जो है वो ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स में कवर हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि किस हिसाब से इन्होंने बोला है अभिषेक ने। उसके पहले अगर मैं बात करूं तो अभिषेक, मैंने एक चीज देखी कि 3 टाइप के स्टूडेंट अभी वर्तमान में हैं जो तैयारी कर रहे हैं। एक वो स्टूडेंट जो अभी एलिजिबल नहीं है, मतलब 2024 में जिसकी आयु 21 वर्ष नहीं हुई है, मतलब UG का जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है। आप हमको पहले ये बताएंगे कि वो बच्चे को अभी क्या करना चाहिए, तो क्योंकि उन बच्चों के भी बहुत क्वेश्चन थे। दूसरी बात, एक बच्चा है जिसका अक्टूबर में अभी मेंस है और उसके बाद फिर से वो प्रीलिम्स देगा, और एक बच्चा है बिल्कुल प्योर वो बच्चा जो प्री प्लस मेंस लेकर चल रहा था, अभी उसका कुछ थोड़ा बहुत मेंस हुआ है और बाकी उसको अभी दिसंबर वाला जो प्रीलिम्स है वो देना है। तो तीनों बच्चों के रूप में बताइए कि वो तैयारी अभी कैसे करें। उसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरे सोर्सेज जानेंगे और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। मैम, जैसे पहली कैटेगरी के जो बच्चे हैं आपने बताया जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट यानी जो 2024 में पहला अटेम्प्ट देंगे, हाँ। तो इनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि चूंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, तो जो मेंस के सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें डिटेल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। रेफरेंस बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, नोट्स के भरोसे नहीं रहे। अगर सब्जेक्ट पे आपके कमांड होगी तो जब मेंस और प्री का नोटिफिकेशन आएगा तब आप आराम से उस चीज़ को टैकल कर पाएंगे। दूसरा आपने बताया मैम जैसे कि 2023 में जो जिनका मेंस है, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी अपने मेंस पर ध्यान दें, और चूंकि वो प्रीलिम्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसमें समस्या नहीं आएगी। अगला प्रीलिम्स जब उनके पास आएगा, लगभग 1 महीने का समय है मेंस खत्म होने के बाद, तो उसमें आराम से कवर कर सकते हैं। मैम, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया था तो मुझे जब पहला अटेम्प्ट था तो मेरे को सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में लगी थी। बिल्कुल जी, 3 महीने की तैयारी लगभग पूरी मुझे लगी थी प्रीलिम्स की 2020 की। लेकिन जब मैंने 2021 का प्रीलिम्स दिया था तो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में लगभग 1 महीने का तैयारी थी। तो मेरी जो प्रीलिम्स की तैयारी थी 2021 के लिए वो केवल उसी 1 महीने की थी। तो मैंने अपनी पुरानी चीजें रिवाइज करी, इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ा जैसे मैंने बताया था अभी, और फिर जब 2022 का प्रीलिम्स आया तो आपको पता होगा मैम कि इंटरव्यू कॉल था मेरा, और 8 तारीख को मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था और 21 मई को
पढ़ा था? मेरा प्रीलिम्स था, तो 2-3 दिन तो मैम पढ़ाई हो नहीं पाई, इंटरव्यू से फ्री हुए थे इस वजह से। तो लगभग 7 से 8 दिन थे मेरे पास प्री के लिए, तो मैंने उन्हीं 8 दिनों में तैयारी करी थी। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अभी 2023 का प्रीलिम्स देंगे और साथ साथ जिनका 22 का मेंस भी है, उनकी प्रीलिम्स की तैयारी प्रभावित होगी। वो अपने आप पे आत्मविश्वास रखें कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आराम से अभी फ्री माइंड से मेंस का पढ़ें। मेंस कंप्लीट होने के बाद जब 1 महीना उसमें आप प्रीलिम्स कवर कर बहुत सकते सही हैं। बात। सिर्फ मेंस पे फोकस करिए, जी। अक्टूबर के मेंस होने के जी। बाद में प्रीलिम्स क्वालिफाई पक्का किया जा जी। सकता है। अब जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे जी। हैं जिनका केवल प्रीलिम्स है, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जैसे सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपका प्रीलिम्स आएगा। तो आप अभी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ें, और यदि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी अच्छी है तो आप चाहते हो तो मेंस के कुछ टॉपिक जो आपके कमज़ोर है वो कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ी ठीक ठाक है, और जिनको लगता है कि उनको प्रीलिम्स पर फोकस करना है, तो वो पूरी तैयारी मेंस की अभी साइड में रखें, केवल प्रीलिम्स का पढ़ें। प्रीलिम्स होने के बाद भी आपको लगभग 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप मेंस का कवर कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह की बात मैं कहूँगा कि जिनका प्री का सिलेबस कवर है थोड़ा बहुत, वो मेंस के कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं। जो नए हैं बिल्कुल वो केवल और केवल प्रीलिम्स पर ही ध्यान दें। ये मैं कहना चाहूँगा बच्चों को। अब जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं अभिषेक, उनके लिए जो पूरी 10 यूनिट है, उन पूरी 10 यूनिट को आपने कैसे पढ़ा था? क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, जो मैं सोर्सेज बताती हूँ वो मैंने बताया है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो टॉपर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उनको एड ऑन करते हैं, पढ़ते हैं, जो चीज़ उनको सरल लगती है वो उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो 10 यूनिट है, इंग्लिश मीडियम के हैं आप, तो आप इंग्लिश मीडियम के ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो बताएंगे, लेकिन देखिए जो चीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है वो हिंदी में भी अवेलेबल है ना। बस हाँ, ये आप थोड़ा सा नहीं बोल सकते कि जो चीज़ हिंदी में अवेलेबल है वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वाली सारी चीज़ें हिंदी में अवेलेबल है, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। और यहाँ पर आप अभिषेक ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की, क्योंकि अभिषेक की बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 2019 का भी अभिषेक का इंटरव्यू होता अगर ये वाला जो इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन अभिषेक उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे, मतलब वो 21 साल के भी नहीं हुए थे। तो इतनी कम उम्र में अभी तक कोई भी प्रीलिम्स ना रोकना, और इसके साथ साथ प्रीलिम्स में ऐसे वैसे नंबर नहीं, 80 नंबर के अराउंड इनके नंबर है, तो वो आपको अच्छा खासा गाइड कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं अभिषेक कि आप 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी यूनिट है, जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई है वही स्ट्रेटेजी आप बताइए। जी थैंक यू मैम। तो जैसा मैंने बताया कि पहले अपन इंपॉर्टेंट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन जो प्रीलिम्स का होता है वो अपने MPGK का होता है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो इसमें आपकी यूनिट नंबर 1 आती है, यूनिट नंबर 3 आती है जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है, और कुछ पोर्शन यूनिट नंबर 5 में आता है। तो ये 3 यूनिट आपकी मोर और लेस MPGK की होती है। तो MPGK के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली बात, अपना रिसोर्स फाइनल करें। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी किताब आती है MPGK की। कोई भी एक आप नोट्स उठाइए, कोई भी एक रिसोर्स लीजिए, कोई सी एक बुक लीजिए MPGK की, एनी कोई सी भी आप उठा सकते हैं MPGK की किताब, कोई सी। इसको आपको लेना है और उसको बार बार पढ़ना है, जितनी बार रिवीजन हो सके, जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं होता इसको बार बार पढ़ना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है MPGK को अच्छा बनाने के लिए कि आपके MCQs बहुत अच्छे होने चाहिए। यानी जितनी आप बुक्स पढ़ें, जितनी बार आप रिवीजन करें, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि बुक्स कौन कौन सी अच्छी हैं। तो मैम 2-3 किताबें आती हैं, जैसे आप निर्माण की ले सकते हैं, आपके पास मुकेश माहेश्वरी की बुक भी बहुत अच्छी है काफ़ी। एक चीज़ और मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा कि जब प्रीलिम्स आता है तो तथ्यबाण की भी एक किताब मार्केट में आती है, तो उसकी करंट अफेयर की आती है और एक मानचित्र आती है। लेकिन मानचित्र जो है मैम वो रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी दे रखी होती है। जो तथ्यबाण की जो किताब है मानचित्र की, उसे आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो आपके रिवीजन में काम में आएगी। तथ्यबाण में भी एक येलो कलर की आती है मानचित्र, उसे आप रेफर कर सकते हैं। मानचित्र मैंने नीचे लिख दिया है इसको, तो बच्चे समझ जाएंगे। तो ये 2 रिसोर्स मैंने रखे थे। ध्यान ये रखना है कि जो आप किताब लें उसी पर स्टिक रहें। MPGK मोर और लेस सभी किताबों में एक जैसा ही रहता है, स्टैटिक रहता है, और जो छूट जाता है वो आप तथ्यबाण से सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो MPGK का आपका रिसोर्स हो गया, जिसके अंदर आपकी यूनिट 1, 3 और 5 कवर हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 में शायद हिस्ट्री और कल्चर वाला पोर्शन है, उसके अंदर कुछ चीज़ें जो आपको थोड़ी याद करने में समस्या आती हैं, जैसे ट्राइब है, ट्राइब के बाद कल्चर वाला पोर्शन है। इसको पढ़ने में ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक बार में याद नहीं हो पाती,
तो इनके आप निमोनिक्स बना सकते हैं, इनको आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं, या आप डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों से, आपस में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़ने से याद होंगी, एक बार पढ़ने से सब चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि जो 3-4 एरिया एमपी के कटे हुए हैं जैसे मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ी, इनके अलग अलग संस्कृति हैं। पर कन्फ्यूजन ये होता है मैम कि जब पेपर में क्वेश्चन आता है या फोक डांस का या म्यूजिक का, तो कन्फ्यूजन होता है कौन से एरिया का है। तो जितनी बार आपका रिवीजन होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस सॉलिड होगा। तो कल्चर वाले पोर्शन में आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए बाकी पोर्शन की तुलना में। बाकी रिवीजन है एमपी जीके के लिए जो आपको अच्छे से आप एमपी जीके कवर कर सकते हैं। रिवीजन जितना अच्छा होगा एमपी जीके उतना अच्छा होगा। तीसरी यूनिट में ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री और कल्चर की तुलना में थोड़ा आसान है। तो जो बच्चे नए हैं एमपी जीके के लिए, ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे प्रीलिम्स में नए नए आते हैं उनको डर एमपी जीके से लगता है, क्योंकि उनकी आदत मैम फैक्ट्स पढ़ने की नहीं होती है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी बैलेंस करके चलें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन रिलेटिवली कठिन है एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी। तो यदि आप केवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका मोरल डाउन हो सकता है कि हमसे याद नहीं हो रही। तो आप साथ साथ कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के भी पढ़ते रहें, तो उससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपकी एक यूनिट भी कवर हो जाएगी और आपको एकदम लोड भी नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में इनिशियली। तो आप 2 चीज़ें साथ में चला सकते हैं। यूनिट नंबर 5 में पॉलिटी वाला पोर्शन है, जिसमें आपका पंचायती राज आता है, इसमें हाई कोर्ट आते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो तथ्यमान जैसा मैंने जिक्र करा था एक आती है इसमें, या किसी भी एमपी जीके की जो बुक है उसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वाला जो पोर्शन है उससे हर साल मैम प्रश्न आता है। अपन वर्ष 2020 में देखें, 21 में देखें, तो उस पैटर्न का अपन ने पकड़ा है, तो वाला पैटर्न से हर बार प्रश्न आते हैं, तो वो अपने अच्छे से करना है। पंचायती राज के आपके आर्टिकल आते हैं, तो आपको आर्टिकल अच्छे से कवर करने हैं। जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है उनको आप रेफरेंस बुक के साथ साथ जो आपके एमपी जीके के नोट्स है उसको अच्छे से कवर करें और मल्टीपल रिवीजन करें, तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लस उसको सप्लीमेंट करना है एमसीक्यू से। मैम मैं एक और एड ऑन करना चाहूँगा चीज़, जैसे मैंने एमसीक्यू का बताया, तो बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि एमसीक्यू कहाँ से कवर करें। तो मेरी जो तैयारी थी मैक्सिमम वो कोविड के समय हुई थी। तो मैं इंदौर में नहीं था, मैंने घर से तैयारी करी थी प्री की, तो लगभग तो उस समय मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफर करे थे फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। तो उसमें मैम पहला एक एप्लीकेशन था, परीक्षा एप्लीकेशन था, जिसमें एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे आते हैं, तो बच्चे चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं। और दूसरा था टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का मैंने 2021 के लिए मेनली करा था, 2020 मैंने परीक्षा एप्लीकेशन से कवर करा था। ये 2 सोर्सेज हैं जिनसे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि कभी आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, आप खाना खाने के बाद वॉक पर निकले हैं या पार्क में घूम रहे हैं और आपको चीज़ें क्विक रिविजन करनी है, तो आप इन एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। 10-12 आपने एमसीक्यू लगा लिए, आपका माइंड फ्रेश भी हो गया और आपकी तैयारी भी हो गई, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है। तो जो बुक्स में कंफर्टेबल नहीं है वो ऑनलाइन जा सकते हैं, और जो बुक्स से पढ़ना चाहते हैं बुक्स भी इसके लिए काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज है। अब एमपी के बाद में जैसे अभी 1, 3 और 5 आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आपने एक पोर्शन बोला था 10 और 6 के लिए पॉलिटी, तो सेकंड प्रेफरेंस हमको उसी का देना है। उसके लिए आपने कैसे क्या पढ़ाई करी थी? तो अब अगला पोर्शन जो आता है वो अपने पॉलिटी का आता है। अब पॉलिटी में जैसा मैंने बताया था पहले, 2 चीज़ें इसमें कवर होंगी आपकी, एक यूनिट 6 होंगी और एक यूनिट नंबर 10 है। तो यूनिट 6 तो मेन पॉलिटी है और यूनिट नंबर 10 में आपके आते हैं कमीशंस। इन दोनों यूनिट में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो आपकी कमीशन वाली यूनिट ही है। तो आपको सबसे पहले इसको कवर करना है, कमीशन वाली यूनिट को। कमीशन वाली यूनिट में क्या है कि जो कमीशंस आपको सिलेबस में दे रखे हैं पहले आपको वो पढ़ने हैं। इसमें आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं, जो बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है। तो जो कमीशंस लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं आपको लाइन बाय लाइन उनके फंक्शंस, उनके आर्टिकल्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो लक्ष्मीकांत से पढ़नी है, क्योंकि एमसीक्यू यदि आएगा कंसेप्चुअल लेवल पर आता है, थोड़ा डीप में आता है, तो इस बुक से आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो कमीशंस आपको इससे कवर करने हैं, प्लस आप इसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्केट में आज अभी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं कमीशंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, बट मैं फिर वही बात कहूँगा, कोई सी एक किताब आपको उठानी है, उसी को पढ़ना है। तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, आपका एक पोर्शन कवर हो जाएगा। इस यूनिट का महत्व इस बात से आप जान सकते हैं कि इस अकेली यूनिट से लगभग 20 में, 21 में और 22 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सीधे उठ के आए हैं। और आप यदि इकोनॉमी, साइंस और इनकी तुलना में देखें तो जो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं ये इजी की कैटेगरी में आते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, एक आध प्रश्न को, तो मोरलेस ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इजी की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आपकी एक बार यूनिट नंबर 10 कवर हो जाएगी तो आप इन 8 से 10 क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली इनको आराम से पेपर में सॉल्व कर पाएंगे।
सेकंड मैंने बताया यूनिट नंबर 6 का। तो यूनिट नंबर 6 में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट है। तो जो लिखा हुआ है उनको आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। लक्ष्मीकांत से पूरा आपने विस्तृत रूप से पढ़ लिया, उसके बाद उसको MCQ सॉल्व करने हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यूनिट नंबर 6 में केवल पॉलिटी नहीं है, इसमें में इकोनॉमी वाले पोर्शन भी है। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे 20 के, 21 के और 22 के, तो इकोनॉमी का वेटेज प्री के एग्जाम में काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें पॉलिटी वाला भी मर्ज है इस यूनिट में। तो आप पहले अपना पॉलिटी वाला पोर्शन कवर करें लक्ष्मीकांत से, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन उठा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में पहले लिखा हुआ है पहले वो कवर करें। सिलेबस में हम लिखा हुआ है सेबी लिखा हुआ है, RBI लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखे हुए हैं। तो इनकी बेसिक जानकारी कि ये कब स्थापित हुए, ये किस एक्ट से आते हैं, इनके गवर्नर कौन है, जितनी भी तथ्यात्मक जानकारी है उसे आप पढ़ लें, कवर कर लें। इस बात को ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स का वेटेज कम होता है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे तो आप अपनी तैयारी के दौरान भ्रमित नहीं होंगे। तो ये जो पॉलिटी वाला पोर्शन है आप लक्ष्मीकांत और MCQ के थ्रू आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थी जो मैंने पॉलिटी के लिए अपनाई थी मैम। मतलब आपने पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत को ही अपना पूरा बेस माना है और उससे पढ़ा है, और उसके बाद MCQs आपने इसके फिर अगेन लगाए हैं। इसके बाद आप मुझे नेक्स्ट बताइए कि आपने जो आपकी 2, 4 और 9, 8 यूनिट जो आपकी बची हैं उसके लिए, तो हम ये इसी हायरार्की के अनुसार पूछ रहे हैं जिसके प्रश्न ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले हमने वो पोर्शन देखा, उससे कम वेटेज है हमारा पॉलिटी वाला, मतलब सबसे ज़्यादा MP ने आपका 135 कवर कर दिया। फिर उसके बाद आपने बोला यहाँ पर कौन सा, पॉलिटी आपका जो 10 है और 6 यूनिट है ये कवर कर दिया। उसके बाद आप हमें 8th यूनिट के लिए बताइए, करंट अफेयर वाली यूनिट के लिए। इसके साथ ही आप 9th यूनिट को भी कवर कर लीजिए। जी मैम। तो यूनिट नंबर आपकी जो 8 यूनिट है इसमें आपके करंट अफेयर्स आते हैं। तो आपने करंट अफेयर्स का पैटर्न देखा होगा, तो MP में डायरेक्ट करंट अफेयर्स आते हैं, UPSC ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं आते हैं, तो आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। तो करंट अफेयर्स की भी फैक्ट बेस्ड किताबें मार्केट में आती हैं, आप डायरेक्ट उनको रेफ़र करें। न्यूज़पेपर रीडिंग का मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना रोल PSC के प्री में होता नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो आप डायरेक्ट जो किताबें आती हैं मार्केट में उसे रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें स्पीडी आती है। स्पीडी के बाद एक MP करंट के लिए तथ्यबाण आती है, MP करंट अफेयर्स के लिए आप तथ्यबाण को रेफ़र कर सकते हैं। इसमें तथ्यबाण में जो MP का इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, स्कीम्स हैं, स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है MP की, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। आप 2020 का पेपर उठा के देखें तो आकांक्षा स्कीम से एक प्रश्न था, 2021 में भी कुछ स्कीम्स का प्रश्न आया, तो स्कीम वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो तथ्यबाण में स्कीम्स अच्छी दे रखी होती हैं, तो आप उससे स्कीम्स कवर कर सकते हैं। और आप स्कीम में ऐसा है डिटेलिंग में पढ़ना नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आता है, ईजी टू क्रैक क्वेश्चन रहता है, तो अगर आपने एक बार रीडिंग लगाई है तो आसानी से कवर हो जाएगा। एक बात में और ध्यान में रखनी बात वाली है कि स्पीडी काफ़ी बल्कि किताब है, उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो यदि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैंने पहले जो बात कही थी फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने होने चाहिए कि करंट अफेयर से कौन कौन से एरिया से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि स्पीडी के अंदर सब जोन के करंट अफेयर्स होते हैं। तो आपको वही पहले पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आ रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स के आते हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह के आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें फिर स्पीडी से पढ़ें। और यदि आपके पास समय कम है और स्पीडी आपको पढ़नी है तो स्पीडी के पीछे जो MCQ दे रखे होते हैं पहले आप उसे कवर कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं वो स्पीडी के पीछे दे रखे होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सप्लीमेंट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको करंट अफेयर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और MP करंट के लिए मैंने बताया तथ्यबाण इनफ है, आप इससे आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप 9th यूनिट का भी बता दीजिए। ये 8th यूनिट हो गई। तो यूनिट नंबर 9 जैसा कि करंट अफेयर्स अपन ने यूनिट 8 में देखे, यूनिट 9 में आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और ई-कॉमर्स वगैरह, उस वाले पोर्शन में आता है। तो 2020 में मैंने जब पहली बार ये यूनिट पढ़ी थी 2020 के प्री के लिए, तो अब मार्केट में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो चूँकि टाइम भी था तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे। तो यूट्यूब रिसोर्सेज में मैंने शुभम गुप्ता सर के अनअकैडमी के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर कर रही हैं चीज़ें, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं और उनके थ्रू आप टॉपिक बाय टॉपिक पूरा यूनिट को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दी चीज़ें कवर करनी तो आप बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं, जो मुझे अपने जो साथ में तैयारी करते हैं और मैंने भी किताबों को देखा है, तो आप देख सकते हैं मार्केट में शायद निर्माण की और मैम परीक्षा धाम की शायद एक किताब आती है, तो वो भी किताब अच्छी है, बट आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा टाइम है और आपको लगता है कि बाकी यूनिट आपकी पहले कवर हो चुकी है
तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले यूट्यूब वीडियोस से उसको कवर करें ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं उससे कवर हो सकें। प्लस अभी इस बार 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आया था, वो लूसेंट से भी आया था। तो जो टॉपिक आपके इसमें लिखे हुए हैं सिलेबस में, यदि वो लूसेंट में दे रखे हैं तो एक बार आप लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट डायरेक्ट उठ के प्री के एग्जाम में देखे जा सकते हैं यूनिट नंबर 9 के। तो ये रिसोर्सेस हैं जिनसे आप अपने यूनिट नंबर 9 आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 बची हुई है। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एक बार उसके बारे में भी बता दें। यूनिट नंबर 2, जी मैम, जी यूनिट नंबर 2 में आपकी आती है हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है। अब हिस्ट्री में आपको सबको पता है 3 इसमें विभाजित होते हैं कि एंशंट होता है, मिडाइवल होता है और मॉडर्न होता है। पर आप जितना डिटेलिंग में मेंस के लिए पढ़ते हैं, आपको प्रीक में उतना डिटेलिंग के लिए नहीं पढ़ना है, आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। तो जब आप देखेंगे वेटेज, तो एंशंट का वेटेज जो है वो थोड़ा प्री में कम है। आपके क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर मॉडर्न से, और मिडाइवल में कुछ स्पेसिफिक पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ से आते हैं। तो पहली बात करते हैं अपन मॉडर्न की। तो जिन बच्चों के पास स्पेक्ट्रम की बुक है वो काफ़ी अच्छी किताब है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसके में जो आखिरी के जो पेजेस हैं जिसमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट वाले कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन प्री में आते हैं। यदि आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट लूसेंट भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लूसेंट पढ़ते हैं, तो लूसेंट भी मोर और लेस सफिशिएंट है मॉडर्न का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लिए। इसमें भी मैं फिर वही बात कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और जोन पहचाने कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले उसको कवर करें, फिर बाकी फैक्चुअल चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। रही बात मिडाइवल की, तो मिडाइवल का वेटेज मॉडर्न के लगभग सिमिलर ही आता है। तो मिडाइवल में कुछ पोर्शन जो पेटेंट हैं, जो हर बार पीएससी पूछता है, वो है मिडाइवल लिटरेचर के। मिडाइवल लिटरेचर में जैसे मुगल लिटरेचर हुआ, तो लूसेंट में एक चार्ट दे रखा है जिसमें मुगल काल की लिटरेचर्स हैं और जो सल्तनत पीरियड है उसकी लिटरेचर दे रखी है, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक कौन है। तो उस चार्ट से आप देखें तो शायद 2020 में और 2019 में भी प्रश्न इससे आया है सीधे सीधे, तो आप उसको पढ़ के चले जाएं। तो यहाँ आपकी तैयारी में जो आपके एफर्ट्स हैं वो कम लगेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है आप अगर इस तरह से आपको पढ़ेंगे। एंशंट में ऐसा है कि एंशंट में डायरेक्ट प्रश्न आते नहीं हैं, और यदि प्रश्न आते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन आते हैं, जो सबके लिए कठिन होते हैं। तो यदि आप उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो उतने प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, आपने जितना मेंस के लिए पढ़ा है उतना एंशंट सफिशेंट है। यदि आपको फैक्चुअल चीज़ें एंशंट की कवर करनी है तो अगेन लूसेंट इज़ मोर देन इनफ। लूसेंट सारे फैक्ट पढ़ लीजिए बुद्धिज्म जैनिज्म के, हालांकि प्रश्न आए नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टोटलिटी आप लूसेंट एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये अपने हिस्ट्री के इसमें रिसोर्सेज हो गए जो यूनिट नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट शायद मैं अपने यूनिट नंबर 4 का बताया, तो उसके अपन देख लेते हैं एक बार। यूनिट नंबर 4 जैसा आपको पता है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है। तो यूनिट नंबर 4 में आपकी ज्योग्राफी आती है। यूनिट नंबर 4 में 2 पोर्शन है आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और एक आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी का। अगेन इसमें सिलेबस काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है, आपको पहले वही पढ़ना है जो आता है पेपर में मेनली। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी 11th की देखें, बट डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है जो एनसीईआरटीज़ में ब्लॉक्स में दे रखा है या हाईलाइटेड है अलग से, उसको एक बार देख लें। कोई इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे रिवर्स वाले चैप्टर हैं, ट्रिब्यूटरी है, तो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको आप एक बार गो थ्रू करके चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक प्रश्न आया था, करेवास कौन से हिमालय में मिलते हैं, तो ये डायरेक्टली 11th की एनसीईआरटी आई गेस उसके अंदर एक ब्लॉक में दे रखा है, तो वहाँ से वो डायरेक्ट प्रश्न उठ के आया था। तो एनसीईआरटी चूँकि गवर्नमेंट की बुक से ऑथेंटिक है तो वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं, बट वही मैं आपको कहूँगा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव चीज़ें एनसीईआरटी से आपको कवर करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हुए। दूसरा, यदि आप चाहें तो बर्नवाल आती है एक ज्योग्राफी की बुक, महेश बर्नवाल, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल माउंटेन सिलेबस में है तो माउंटेन वाला टॉपिक आपने उससे पढ़ लिया, उसके बाद कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट पढ़ लिया। इसमें भी मैम आपको ध्यान ये रखना है कि
जैसे माउंटेन में आपको मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, फॉर्मेशन वगैरह ये सब मेंस के टॉपिक है, तो कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, लोकेशन वाइज जो फैक्चुअल चीज़ें आती हैं वो आप कवर करें। मुकेश बर्नवाल सर की जो किताब आती है उससे आराम से कवर हो जाएगा। और ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, इससे हर साल आप देखें तो प्रश्न आते हैं, वो है आपका नेशनल पार्क का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रश्न आएगा इस मैम 2019 में आया था। 2019 में आया था और 2020 में आपके 2 प्रश्न नेशनल पार्क से आए थे, 2 प्रश्न लगभग नेशनल पार्क से थे। 2021 में शायद वो प्रश्न नहीं आया था, 22 में आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इन पोर्शन से आपके प्रश्न आते ही हैं रिपीटेड, नहीं तो अल्टरनेट ईयर पे आते हैं। तो ये छोटा सा पोर्शन है, आपको इसमें करना क्या है, आपको नेशनल पार्क की लिस्ट उठानी है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, यदि कोई इसमें स्पेसिफिक कोई क्वालिटी है, जैसे कि ब्लू माउंटेन आया था 2020 में, तो लोग उसको मिजो हिल से कंफ्यूज करके आ गए थे, तो उसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। तो यदि कोई स्पेसिफिक वहाँ पे कोई खूबी पाई जाती है तो उसको आप नोट डाउन कर लें, और इस बात का तो ध्यान रखें कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में, ये तो लगभग पैटर्न क्वेश्चन ही है पीएससी का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप बहुत सारी है लिस्ट में, इंपॉर्टेंट देख लें कौन सी है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कवर करके जाएं। तो ज्योग्राफी की वाली यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर के जो आपके प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप देखें तो अपने आप में बहुत डाइवर्स टॉपिक है। मेंस में बहुत सारे बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में प्रश्न कैसे आते हैं कि ये वाला माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट पे है, ये वाली रिवर कहाँ पर है, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और वो भी आप अगर देखें तो इतना डिटेलिंग में नहीं आते, ऊपर से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैम को ध्यान आ रहा है शायद 2022 में एटलस माउंटेन का कोई प्रश्न आया था, 20 में आया था, तो वो था कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, उन्होंने कंट्री भी नहीं पूछी, डायरेक्ट कॉन्टिनेंट पूछा। तो जिस बच्चे ने बेसिक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी फैक्चुअल बेसिस पर, तो उसका वो प्रश्न आसानी से बन गया होगा। तो आपको वही मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रखें जब आप पढ़ें, तो आपकी तैयारी में जो आपके एफर्ट्स हैं वो कम रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एक गाइड की तरह काम करेंगे। उनको सामने रखें और पढ़ते जाइए फैक्चुअल चीज़ें, आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा इससे। मैम अब ये तो 1 से लेकर 10 तक सारी यूनिट्स की बात हो गई। अब आपने ये बताया कि इसके हमको एमसीक्यूज लगाने हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये पढ़ने के दौरान एमसीक्यूज लगानी है, टेस्ट सीरीज कब लगानी है? बच्चों का बहुत सारी चीज़ थे मैम, अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आया, पढ़ के भी नहीं हुआ, और वो मुझसे पूछ रहे मैम कहाँ के टेस्ट ज्वाइन करें। तो मैंने तो नो डाउट गाइड किया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप बच्चों को ये बताएं कि आपने कब टेस्ट सीरीज चालू करी थी, टेस्ट सीरीज क्या पढ़ाई के साथ साथ लगाएं, कैसे लगाएं, मतलब एमसीक्यूज के लिए जो जो चीज़ें आपने प्रेफर करी या टेस्ट सीरीज आपने प्रेफर करी वो बताएं। मैम जैसा मैंने बताया कि मैंने एमसीक्यू के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रेफ़र करे थे, तो वो मैंने तैयारी के दौरान ही स्टार्ट करा था, क्योंकि तैयारी कभी भी किसी पॉइंट पर पूरी नहीं होती, तो आपको किसी पॉइंट पर एमसीक्यू स्टार्ट करने ही पड़ते हैं। तो आप जैसे टॉपिक जो पढ़ें, आप चाहें तो उसकी सेक्शनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यूनिट वाइज आ रही है या सब्जेक्ट वाइज आ रही है, ताकि आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस में रहेंगे। और रही बात फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की, तो अभी 2023 में प्रीलिम्स आएगा, दिसंबर में है मैम, 17 दिसंबर का है, तो अभी सितंबर है, अक्टूबर है, तो आप सितंबर में तो अपना तैयारी जारी रखें। मिड अक्टूबर से आप चाहें तो आप एफएलटी लगा सकते हैं रेगुलरली, 2 या 3 दिन में रेगुलर टेस्ट होते हैं। 2 से अधिक कोचिंग या किसी भी संस्था की टेस्ट सीरीज ना लगाएं, उससे कन्फ्यूजन होगा और आपके जो मेन तैयारी उससे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तैयारी का मैम मेन उद्देश्य होता है, सॉरी एफएलटी का उद्देश्य होता है कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसका मूल्यांकन किया जा सके। तो आपको एफएलटी इसी तरह से लगाने है कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक पहुँची इसको एक्सेस कर सकें। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एमसीक्यू लगाते समय, एफएलटी सॉल्व करते समय आपको ये देखना है कि कौन से एरिया का एमसीक्यू मेरे से नहीं बन रहा है। एक कॉपी और पेन एफएलटी होने के बाद साथ में लेके बैठें, उसे नोट डाउन करें। यदि कोई नया करंट अफेयर एफएलटी से आता है तो उसे अलग से नोट डाउन करें। बहुत सी बार बच्चे ऐसा करते हैं कि जो उनके करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो एफएलटी से ही कवर कर लेते हैं, इतने एमसीक्यूज वो लगा लेते हैं कि एफएलटी के थ्रू ही उनका करंट अफेयर वाला पोर्शन कवर हो जाता है। तो यदि आप एफएलटी के प्रोग्राम को, टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम को व्यवस्थित रूप से कवर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस तो होगी, साथ साथ कुछ टॉपिक आपके कवर भी होते जाएंगे। तो अभी सेक्शनल टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट आपको लगता है कमज़ोर है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अक्टूबर तक आते आते आप चाहो तो
FLT भी लगा सकते हैं, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी जो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन बताएं वो रेगुलर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि मैम आपने मेरे को भी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप भी शायद FLT लॉन्च करने वाले हैं प्री के। मैं ये सोच रही हूँ कि जी मैं मैम। प्रीलिम्स के लिए एफएलटी लॉन्च जी करूंगी। जी मैम। तो मैम का प्लेटफॉर्म पे कंटेंट तो क्वालिटी रहता ही है, मैंने हिंदी का रेफ़र करा था। तो अब आप बच्चे चाहें तो मैम की टेस्ट सीरीज़ भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज़ आप लगाएं ये ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज़ से आप पूरा प्रोडक्टिव अपना काम करें, उसको अच्छे से उसका सदुपयोग करें। इस बात का विषय केवल टेस्ट सॉल्व करना उद्देश्य नहीं होता है, क्या कमी रह गई है और क्या सुधार की आवश्यकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है मैम। अभिषेक, शायद मुझे ये लग रहा है कि हमने यूनिट 7 के बारे में बात नहीं करी है, तो एक बार यूनिट 7 का भी आप ओवरव्यू बता दें। जी बिल्कुल। यूनिट नंबर 7 जो है ये सबसे डाइवर्स यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 10 पॉइंट है। और यदि हम डिमार्केशन देखें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, और यदि अपन कन्वेंशनली चले तो हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आने चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर बाय कन्वेंशनली अपन देखें तो यूनिट नंबर 7 से 10 क्वेश्चन आने चाहिए। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके 10 टॉपिक हैं, उससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी एक टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इसकी जो प्रोडक्टिविटी आप देख सकते हैं कि कितनी कम है। आप यदि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालेंगे तो संभवतः प्रश्न आए भी नहीं, और आए तो कठिन ऐसा आ जाए कि हमसे बने नहीं। तो इसको स्किप नहीं करना है, तैयारी में कुछ छोड़ना नहीं है, स्मार्टली वर्क करना है। यूनिट नंबर 7 को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस वाली यूनिट है। अब साइंस वाली यूनिट आप मेंस के लिए तो साइंस पढ़ते ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें डिटेल में है। तो यदि आपने वहाँ से थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा बेस बना हुआ होगा। और जो बच्चे नए हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लूसेंट से आराम से कवर कर सकते हैं। लूसेंट भी साइंस वाली नहीं, बेसिक जो लूसेंट आती है, लूसेंट जीके, साइंस वाली नहीं, लूसेंट जीके से आप आराम से कवर कर सकते हैं। लूसेंट साइंस थोड़ी डिटेल है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लूसेंट जीके से जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन है आराम से उसे कवर कर सकते हैं। साइंस में हर साल क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से आता है, तो ह्यूमन बॉडी वाला पोर्शन भी मैं अगेन कहूँगा लूसेंट जीके से पढ़ें। यदि इससे बाहर आएगा तो केवल उनसे बनेगा जिनका बायो है, और जिनका बायो नहीं है उनसे नहीं बनेगा, फिर वो तुक्का मारने वाली बात होगी। तो उसके लिए घबराएं नहीं, आप इससे पढ़ें, सफिशिएंट रहेगा। इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इनसे आज तक प्रश्न नहीं आया है, तो इन पर इतना मेरे हिसाब से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया एक टॉपिक से एक प्रश्न है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बहुत डिटेल टॉपिक है, इस पर PhD भी हो सकती है। तो एक टॉपिक से जब एक प्रश्न आ रहा है जिसकी भी गारंटी नहीं है, तो आप इन पोर्शन को चाहो तो स्किप कर सकते हो। FLT में कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिए, उनको रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा कुछ इसमें टॉपिक होते हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग में भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है, लेकिन आप चाहें तो फूड प्रोसेसिंग बहुत छोटा टॉपिक है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आप गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ सकते हैं। मेगा पार्क्स कहाँ कहाँ हैं देश में वो पढ़ सकते हैं। MP में मेगा पार्क्स कहाँ हैं, 2-4 फैक्ट हैं, एक पेज के नोट्स मुश्किल से होंगे फूड प्रोसेसिंग के, वो आप कवर करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो आता है आपका इंस्टीट्यूशन वाला, स्पेस इंस्टीट्यूशन वाला। तो देखो स्पेस इंस्टीट्यूशन हमारे देश में स्पेस इंस्टीट्यूशन तो एक ही है, लेकिन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं। DRDO है, ISRO है, और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक तो ISRO है और एक DRDO है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी। पूरी जानकारी से मतलब DRDO कब स्थापित हुआ, कहाँ पर है। इसके अलावा DRDO के जो मिसाइल प्रोग्राम है उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, थोड़ी बेसिक फीचर्स हर मिसाइल के आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट हो गया है खास तौर पर ISRO। आप 2020 में देखें तो उसका प्रश्न आया था हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट वाला, बहुत बेसिक प्रश्न था लेकिन था इस पोर्शन से। तो स्पेस इंस्टीट्यूशन से प्रश्न आते हैं, तो ISRO को आप आराम से कवर करें, डिटेल में कवर करें। डिटेल इन द सेंस कौन सा प्रोग्राम कब आया, उसका बेसिक फीचर्स क्या था। जैसे मॉम मिशन है तो मार्स के लिए है, चंद्रयान 3 में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, चंद्रयान 1 में कौन सी हुई है, तो उनकी बेसिक जानकारी आपके पास रहेगी। तो ये चीज़ें आपकी आराम से कवर हो जाएगी। ये जो इंस्टीट्यूशन वाला पोर्शन है, सबसे पहले आप ISRO और DRDO को पढ़ें। इसके अलावा जो अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें आप केवल हेडक्वार्टर पढ़ें कि कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है। इससे ज़्यादा प्रश्न उन इंस्टीट्यूट से नहीं आते। मेनली आपको ISRO और DRDO अच्छे से कवर करने हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 7 लगभग कवर हो चुकी है। मैं फिर कहूँगा कि यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होते, कभी कभी कठिन प्रश्न भी आएंगे, तो घबराना नहीं है, वो सबके लिए कठिन होंगे। तो यूनिट नंबर 7 को आप एक एज अ सप्लीमेंट्री के तौर पर पढ़ सकते हैं कि MPG के पढ़ रहे हैं तो साथ साथ कुछ पोर्शन आपने यूनिट नंबर 7 का उठा लिया। तो यूनिट नंबर 7 के लिए मैम इतना है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यूनिट नंबर 7 में, जैसा कि न्यूट्रिशन वाला
पोर्शन भी है इसमें न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वालों से हर साल प्रश्न आता है। उसमें क्या पढ़ना होता है, जैसे विटामिन है, इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं। जैसे 2022 में मर्क्यूरी से कैडमियम आया था, कुछ डिजीज़ होती हैं वो आया था। विटामिन के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मैम आते ही हैं। तो ये आप लूसेंट से जो चार्ट दे रखा है आराम से उसको पढ़ के जाइए। उन चार्ट को पढ़ लिया आपने, आपका साइंस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं हर साल। एक बार वो आप देख सकते हैं। तो यूनिट नंबर 7 से भी आपकी प्रोडक्टिविटी पेपर में अच्छी दिखेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना यूनिट नंबर 7 के लिए। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है यूनिट नंबर 7 के लिए तैयारी। ठीक है। जी मतलब अल्टीमेटली अब हमारे यहाँ यूनिट नंबर पूरी जो 10 है 1 से लेकर 10 तक वो कवर हो चुकी हैं। जो यूनिट नंबर 7 हमारी छुट्टी हुई थी वो भी हमने कवर कर लिया। साथ ही अभिषेक ने हमको यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दिया कि कब आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, इवन आपको बुकलेट भी बताए, सारी चीज हो गई। बस अंतिम में एक प्रिसाइज रूप में अभिषेक हमको बता दीजिए कि अल्टीमेटली हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, टेस्ट वगैरह या सारी चीजें जो हैं वो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज तो इम्पॉर्टेंट है ही इवैल्यूएशन के लिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इसके अलावा जो सामान्य बातें हैं जो सभी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आप जब पढ़ाई करें तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि पीएससी की तैयारी करने का निर्णय आपका था और अपने निर्णय का सम्मान करें। अपने निर्णय का आप सम्मान कैसे करेंगे, आप मेहनत करके करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। जब आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से फल आपके पक्ष में होगा ही होगा। तो अपनी ईमानदारी पूरी तैयारी के दौरान रखें, पद से भ्रमित ना हो, बहुत डिस्ट्रैक्शन है मार्केट में, उनसे दूर रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। दूसरा ये है कि अपने जो रिसोर्स आपने फाइनल कर रहे हैं उन पर विश्वास बनाए रखें। होता क्या है, आप मार्केट में घूमने निकले या किसी भी कारण से निकले तो स्टेशनरी पे बहुत सारा ये मटेरियल रहता है, तो आप सोचते हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें, मेरे दोस्त ने लिया है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्स है वो हम नहीं पढ़ पाते और मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। हम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, हम बुक कलेक्टर बन जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता मैम। तो अपने जो रिसोर्स हैं उस पर आत्मविश्वास बनाए रखें, जो होगा अच्छा होगा, अपने रिसोर्स पर विश्वास रखें। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सफ़र लंबा होता है तो आत्मविश्वास भी ज़रूरी है। बार बार खुद को याद दिलाते रहें कि मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं परीक्षा में सफल हो सकता हूं। जब तक आपका आत्मविश्वास बुलंद नहीं होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं रखेंगे आप दूसरों की बातों में आसानी से आ जाएंगे। तो आत्मविश्वास आपका एकदम सॉलिड होना चाहिए। और एक और बात जो बच्चे अक्सर डरते हैं प्री के लिए कि प्री का पेपर अनप्रेडिक्टेबल सा होता है, प्रश्न फैक्ट कहीं से भी आ जाते हैं। एक दफ़ा मेंस के पेपर को देखें तो ऐसा रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है अपन लिख सकते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। तो एक बात का ध्यान रखें कि यदि पेपर कभी कठिन भी आता है तो पेपर केवल आपके लिए कठिन नहीं होगा, पेपर सबके लिए कठिन होगा। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो मेरा विश्वास मानिए पेपर चाहे कितना भी कठिन है, 100 में से 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से कर पाएंगे। जब पेपर कठिन आता है तो आराम से पेपर पढ़ें और इस बात का ध्यान रखें घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आसान प्रश्न है उनमें सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैम आपको पता है कि 2020 का पेपर एकदम एक्सेप्शनल पेपर था कि 2019 तक जैसा पेपर आ रहा है एकदम पैटर्न हमने 2020 में बदलता हुआ देखा है। तो जब मैं पेपर देने के लिए बैठा था तो मैंने क्वेश्चंस देखे कि नहीं ये पेपर थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि जो आसान प्रश्न है वो मुझसे गलत ना हो। तो 2020 का जो प्री मेरा क्वालिफाई हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये है कि मेरे से एक भी क्वेश्चन की सिली मिस्टेक नहीं हुई थी। तो आसान प्रश्न मेरे जो थे वो मैंने आसानी से बनाए थे। फिर क्या होता है 60-70 अपने प्रश्न आपके अच्छे से सही जाएंगे यदि आपकी तैयारी अच्छी हो, पेपर कठिन होने के बावजूद भी। जो 30 प्रश्न हैं उसमें से भी मान के चलो 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आप 50% तक पहुंच चुके होंगे। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर रखे होंगे और 2 ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन होगा। तो 15 में से कम आपके 4 से 5 प्रश्न तो सही जाएंगे। और जो 10-15 क्वेश्चन हैं जो कहीं से भी आ सकते हैं तो वो सबके लिए कठिन है। तो देखिए तुक्का तो सब मारते हैं, स्वाभाविक सी बात, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। तो उसमें आप गैस वर्क कर सकते हैं, थोड़ा स्मार्टली गैस वर्क करें, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए गैस वर्क करें। तो जो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप गैस वर्क में निकालेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें से भी 2 या 4 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो 60 से 70 क्वेश्चन ईजी आपके सही हो गए, उधर आपके 4-5 प्रश्न सही हो गए, तो आप कट ऑफ तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। पेपर कठिन आए तो आत्मविश्वास बनाए रख के आराम से पेपर कंप्लीट करना है। निश्चित रूप से आपका जो प्री है वो क्वालिफाई
क्वालिफाई होगा यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा जिसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो आपके मेंटर्स हैं उनका जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उनको फॉलो करें। और यदि आपको लगता है कि जो आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनकी तरफ से रिजल्ट अच्छा जाता है तो उनकी बात का विश्वास रखें, उनको फॉलो करें, गाइडेंस को ध्यान में रखें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो प्रोडक्टिव सिद्ध हो सके एट द एंड। जिस प्रकार से मेरे को भी मैम का गाइडेंस मिला था तैयारी के दौरान, तो आप भी अपने मेंटर्स पर विश्वास रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, आपका निश्चित रूप से परिणाम जो है सकारात्मक होगा। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जो प्री के लिए जो आपका डर बैठा हुआ है मन में वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जी अभिषेक, जैसे कि एक और चीज, अभिषेक यहाँ पर है और अभिषेक की अगर हमने कविता नहीं सुनी तो उसके बिना तो मुझे लगता है अभिषेक का गाइडेंस अधूरा है। तो अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि क्यों ना अभिषेक एक मोटिवेशनल कविता जो आपके द्वारा खुद से लिखी गई है उस कविता को आप बोलें, जी मैम। बच्चों को मोटिवेट करें। जी कविता लिखना मेरा हॉबी थी और मैंने इंटरव्यू में भी लिखा था कि मैं कविता लिखना और पढ़ना मुझे पसंद है। और कविता तैयारी के दौरान एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रही थी। मैं मोटिवेशनल जो कविताएं वो सुनता भी था और कभी कभी लिखता भी था। तो जो कुछ चंद पंक्तियां जो मैंने लिखी थी तैयारी के दौरान और वो मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी थी, वो मैं बच्चों के साथ साझा करना चाहूँगा। वो इस प्रकार है कि चींटी दाना लेके चढ़ती ऊंची सी दीवार पर, चींटी दाना लेके चढ़ती ऊंची सी दीवार पर, गिरती उठती और संभलती रुकती ना एक बार पर, तू चला चल तू ना रुकना राह तुझे मिल जाएगी, रात अंधेरी ढल जाएगी रोशनी फिर आएगी। इस अनोखी दुनिया का तू नन्हा सा किरदार है, इस अनोखी दुनिया का तू नन्हा सा किरदार है, तेरा जीवन तेरी नौका तू ही खेवनहार है, तू रुकेगा तो ये नौका लहरों से डर जाएगी, आत्मबल से तू बड़े नौका किनारा पाएगी। क्या बात। एक हम है एक तुम हो, एक जीवन एक जहां, एक हम है एक तुम हो, एक जीवन एक जहां, एक रास्ता एक मंजिल एक राह कारवा, ना तू हारा ना थका है ये तो भ्रम की बात है, कर्म तेरा ही बड़ा है वो ही तेरे साथ है, कर्म तेरा ही बड़ा है वो ही तेरे साथ है। क्या बात है। जी मैम। मतलब आपने देखा होगा, अब आपको भी जब कभी भी ऐसा लगता है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा तो आप जाइए एक बार अभिषेक जी की इस कविता को सुनिए या ये वीडियो को दोबारा देख लो जब कभी भी ऐसा लगता है कि भ्रमित हो रहे हैं। तो इसी मोटिवेशनल कविता के साथ हम यहाँ पर पूरे रुचिधर्मन पाठशाला की ओर से अभिषेक का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर आए और इतने अच्छे से आपको गाइड किया। यदि इसके अलावा भी आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मैं आपको गाइडेंस तो प्रोवाइड कर ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रुचिधर्मन पाठशाला आपके लिए हमेशा रेडी है। रुचिधर्मन पाठशाला से अगर हो पाया तो जैसे हमने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करा है, अगर हमसे हुआ तो हम MPPSC प्रीलिम्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स है जो लेकर आएंगे। आप चाहें तो उन प्रोग्राम्स का लाभ ले सकते हैं अगर हुआ तो। वैसे तो MPPSC मेंस के लिए अभी रुचिधर्मन पाठशाला पे पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 जो है वो पूरा अवेलेबल है। जैसे कि आपने अभिषेक से अभी सुना ही है, अभिषेक अपने पेपर 5 और पेपर 6 के ही स्टूडेंट रहे हैं। जैसे आपने अगर इनका पहला वीडियो भी नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं। अब हमारे पास प्रीलिम्स के लिए भी एक वीडियो है, आप इसको भी मतलब देख सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। और जब भी डिमोटिवेट हो तो एक बार इस वीडियो पर आकर अपनी कविता जरूर सुनिएगा, जो कविता आपको फिर से ऊर्जावान और उत्साह से भर देगी। इसी के साथ अभिषेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर रुचिधर्मन पाठशाला पे आए। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और एक अवसर दिया कि मैं बच्चों की तैयारी में अपनी तरफ से कुछ छोटा सा योगदान दे सकूं। अंततः बच्चों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, अपना बेस्ट दें, सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। जी थैंक यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, धन्यवाद।